Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, I welcome you in our topical test session for MDCAT. This test session is not only for NMDCAT or MDCAT aspirants, but it is also useful for all kind of entrance tests. Today, it is our lecture number 5 of Unit 1. आज के लेक्चर में हम किन टॉपिक्स को एड्रेस कर रहे हैं उसमें सबसे पहले स्टोइचियोमेट्री और फिर उसकी एप्लीकेशन लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड हीट, इनसे रेलेवेंट एमसीक्यूज जो भी हमें पिछले कई सालों के एंट्रेंस एग्जाम से अवेलेबल थे, हम उन सब को और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे ख्याल में आ सकते हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. All reactants are converted into products and no side reaction takes place are basic assumptions while doing calculation for option A limiting reactant, B theoretical yield, C stoichiometry and D all of above. अब इसमें ना आपने स्टोइचियोमेट्री को पढ़ा. स्टोइचियोमेट्री में स्टूडेंट जो चीज़ें आपने पढ़ी मैं उनका अहाता करना चाहता हूँ. स्टोइचियोमेट्री इसमें आपने कहा कि दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. मैं इस लफ्ज़ पे आता हूँ, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between reactants and products in a balanced chemical equation. फिर हम ना स्टोइचियोमेट्री की बेसिक assumption पढ़ते हैं. क्या हम कहते हैं? All the reactants are completely converted into products. No solid reaction occur. इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट में दो assumption का जिक्र किया गया है, these assumptions are of stoichiometry. Stoichiometry is a scientific branch और assumption इसकी ही होंगी. लिमिटिंग रिएक्टेंट या यील्ड दे आर द एप्लीकेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री. तो एप्लीकेशन की अजम्पशन नहीं होती. तो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्टोइचियोमेट्री. विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ऑप्शन ए mass वॉल्यूम, बी मोल वॉल्यूम, सी मोल मोल, डी ऑल ऑफ दीस. स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इसका ताल्लुक भी स्टोइचियोमेट्री से है. स्टोइचियोमेट्री की स्टेटमेंट में हम क्या डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं? स्टोइचियोमेट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. पहली बात हो गई. दूसरी बात हम इसमें स्टडी क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. किसमें? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान. किसके मुताबिक? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक. चार बातें हैं, चारों को आपने फिंगर टिप्स पे ले आओ. अच्छा, मैं इसको फोकस करूंगा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ये मेरे पास स्टूडेंट, ये मेरे पास है रिएक्टेंट ए प्लस बी, दीज आर रिएक्टेंट्स, और सी प्लस डी. एक बात ना आपने जहन नशीन कर लेनी है, वो ये कि स्टोइचियोमेट्री और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड, ये उन रिएक्शंस पे एप्लीकेबल होते हैं विच आर इरिवर्सिबल. Irreversibility of the reaction must be ensured. If the reaction is reversible, stoichiometry has no concern with those reactions. अब these are reactants, this one is the one. मैं इनके दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, जब लफ्ज़ क्वांटिटेटिव आता है ना तो क्वांटिटेटिव का लफ्ज़ ना क्वांटिटी से निकला है. क्वांटिटी और क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? मिकदार, अमाउंट. लेकिन आज मैं क्वांटिटी को तीन मुख्तलिफ टर्म्स में एड्रेस करूंगा. मैं क्वांटिटी कहूंगा मैस, मैं क्वांटिटी कहूंगा मोल्स, मैं क्वांटिटी कहूंगा वॉल्यूम इन केस ऑफ गैसेस. इनको मैं क्वांटिटी कहता हूं. मतलब ये हुआ कि स्टोइचियोमेट्री में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान इनका रिलेशनशिप स्टडी करते हैं. क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप ऑफ मैस, मोल, वॉल्यूम बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. क्या मतलब इसका? अच्छा, एक बार मैंने कही, मैं उस बात को, एक तो द रिएक्शन मस्ट बी इरिवर्सिबल. दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, और वो कि जब तक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होगी ना मैं गुफ्तगू ही नहीं कर सकता. तो दूसरी बात बैलेंस्ड
केमिकल इक्वेशन, ये दो बातें आपने इंश्योर करनी है। और ये इसमें भी लिमिटिंग, रिएक्टेंट, यील्ड, तीनों में ये दो बातें अप्लाई होंगी, और भी बातें होंगी। अब ना हमने पढ़ना क्या होता है, हमने पढ़ना होता है, मैं पहला लिखता हूं, मैस रिलेशनशिप। क्या मतलब इसका मैस रिलेशनशिप? बेटा जी, इसका मतलब यह होता है कि स्टोइकियोमेट्री में अगर आपको रिएक्टेंट्स का मैस गिवन है ना, तो यू हैव टू कैलकुलेट द मैस ऑफ प्रोडक्ट। या अगर आपको प्रोडक्ट का मैस दिया गया है और आपसे कहा जाता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिएक्टेंट का कितना मैस चाहिए, such a relationship is called mass. We have another kind of relationship, that mass mole. अब इसमें हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप। अब ना एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो मैं पहले लिखता हूं ना, पहले ये रिएक्टेंट्स की तरफ इशारा है, और ये जो मैं बाद में लिखता हूं ये प्रोडक्ट की तरफ इशारा है। तो मैस मोल का मतलब क्या हुआ? मैस मोल का मतलब है यू आर गिवन द मैस ऑफ रिएक्टेंट and you have to convert the amount of product in moles, और मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, you have the required number of moles of product, और आपने बताना है इस प्रोडक्ट के इतने मोल्स बनाने के लिए हमें रिएक्टेंट का कितना मैस चाहिए। तो मैस मोल, मैस वॉल्यूम, बिल्कुल इसी तरह मोल मैस, मोल वॉल्यूम। और ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप आते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, इसमें ये आपने ख्याल रखना है, जो पहले आप लिखेंगे दैट कंसर्न द रिएक्टेंट, जो बाद में आप लिखेंगे दैट कंसर्न द प्रोडक्ट। ये तो मैंने दो लिखे हैं ना। अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे तो आपके पास मैस वॉल्यूम इट्स ओके, मोल वॉल्यूम इट्स ओके, मोल इट्स ओके, एंड वी हैव ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। Under standard condition, stoichiometry can be applied to, and you have 4 reactions. मैं रिएक्शंस की तरफ जाने से पहले ना कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। स्टूडेंट गौर से सुनिएगा, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो स्टोइकियोमेट्री है ना, स्टोइकियोमेट्री, इसमें वो कहते हैं जी स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब ना हम कई बातों का ना समराइज करेंगे। अच्छा, एक बात का ना आपने वो ज़हन में रखना, स्टैंडर्ड कंडीशन और चीज़ है, एसटीपी और चीज़ है। दोनों में आपने फ़र्क को देखना है। एसटीपी क्या होता है? एसटीपी होता है व्हेन यू हैव टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। ये दोनों एक जैसा टेम्परेचर है ना, और प्रेशर कितना हो, 1 एटमॉस्फेयर और 760 टॉर। ये एक ही बात है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25, दैट इज 298 केल्विन, एंड प्रेशर दैट शुड बी 1 एटमॉस्फेयर। और तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है ना, उनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक होनी चाहिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के, यानी यू हैव टू टेक द स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट, मैं ये टर्म लिखूंगा, आपने स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ये लेनी है। जब आप इन तीन चीजों को इंश्योर करते हैं ना, तो मैं स्टोइकियोमेट्री में इसे कहूंगा स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब ना एक मैं कुछ देर पहले आपसे कर चुका और वो बहुत सिंपल सी, और वो ये है कि while studying the stoichiometry, while studying the limiting reactant or yield, you have to ensure that the equation must be irreversible. अगर इक्वेशन रिवर्सिबल होगी, there is no application of stoichiometry, कोई एप्लीकेशन नहीं। Very simple. Look at the question. Here you have only one option A, in which the reaction is irreversible, while in option B, C, D, all the reactions are reversible. So there is no problem to answer the question, and that's your answer is A. A flask contains 224 centimeter cube of carbon dioxide gas at STP. The flask contains amount of carbon dioxide gas. अब इसको हम कैसे डील करेंगे? इसको ना दो तरीकों से डील करेंगे। एक, आपने स्टूडेंट पढ़ा, मैं इस क्वेश्चन को मैं दो डिफरेंट वे से, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको शॉर्ट लगे, उसको आप डील कर दीजिए। मेरी बात को सुनो,
मैं करता हूं, मैंने आपको समझाया था कि नंबर ऑफ मोल्स लेने के लिए आप नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है, मैस ओवर मोलर मैस, ये हो गया। और फिर हम इसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। मैंने आपसे कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए 3 डिफरेंट फार्मूलाज हैं। एक उसमें था कि अगर गैस का वॉल्यूम वो दिया गया हो तो फिर नंबर ऑफ मोल्स कैसे लेते हैं। तो अगर वॉल्यूम दिया जाए, वॉल्यूम, तो फिर आप उसको मोलर वॉल्यूम पर डिवाइड करते हैं, इस पर। अब ना मैं इसको यहां से आगे लेके चलूंगा, ये इतना हिस्सा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे गिवन क्या है, मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है 224 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ना, तो आपने मोलर वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब वाला लेना है। और दूसरी तरफ मुझे मैस फाइंड आउट करना है, और मुझे मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 का पता है। इसका मतलब है कि ये मैस मैंने फाइंड आउट, मैं यहीं पे कर देता हूं, मैस मैंने फाइंड आउट करना है। तो ये वी, ये इधर जाएगा, वी इंटू एम ओवर वी एम। अब जरा सुनो मैंने क्या कहा, वॉल्यूम गिवन है स्टेटमेंट में 224 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया 224 सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरे से नहीं लिखा जाता, मल्टीप्लाई है मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 44, और डिवाइड किस पे करना है, मोलर वॉल्यूम पे। ये मोलर मैस आ गया 44, मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड करना है। कैसे वाला, अगर आपने वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में लिया है तो फिर मोलर वॉल्यूम की वो आपने वैल्यू लिखनी है जो सेंटीमीटर क्यूब में है। वैसे तो आप कहते हैं 22.414 डीएम क्यूब, बट दैट इज नॉट डीएम क्यूब। नाउ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, यू हैव टू पुट द मोलर वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 22.414, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें ना मैं ना इसको वैसे ही ये, अब आप इसको काटोगे 224 1 224, और अगर आप इस पे कट करेंगे, मैं इसको न तरह कुछ देर के लिए ना आपको समझाने के लिए इसको निगेट करता हूँ, कन्फ्यूजन ना पैदा हो। आप इसमें यहाँ 0 लगा सकते हैं, सिर्फ जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। अब ये कट करेंगे तो ये आपके पास 224 ये 1 आ गया, और साथ 2 0 आ गए। अब 44 डिवाइडेड बाय 100, क्या मतलब, अगर आप डिवाइड करोगे ना, ये 0 के अगेंस्ट ये 4, इस 0 के अगेंस्ट ये 4, और इस 1 के अगेंस्ट यहां पे क्या आ गया, पॉइंट। तो आपके पास क्या आ गया, मैस आ गया 0.44 ग्राम। दिस इज योर आंसर। अब एक तो वे ये है इसको सॉल्व करने का, दूसरा तो शानदार वे है ना, अगर उसको करना चाहते हो, अगर वो समझ भी आए। वो वे क्या है, वो वे ये है कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 1 मोल CO2 हो, इसका मतलब है दिस वन इज 44 ग्राम ऑफ CO2, और ये STP पर 22414 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रखता है एट STP। ये बात आ गई। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास वॉल्यूम स्टूडेंट वो इतना नहीं है, आपके पास वॉल्यूम है 224, ये इतना है, यानी यहां से पॉइंट यहां आ गया। कितने डिजिट इधर आया, 2 डिजिट, तो यहां से पॉइंट उठा के यहां ले जाओ, कितने डिजिट ले गए, 2 डिजिट, तो आपके पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0.44 ग्राम, और ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूब आ गया। और इसमें भी 0.2 डिजिट इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 0.01 मोल, ये आपके पास। लेकिन आपसे यही पूछा गया है, अगर इतने सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड होती है STP पर, तो फिर इतना उसका मैस होना था। लेकिन अगर आपको इतना गिवन है एज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, फिर आपका इतना मैस होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाली चीज, ये वाली दोनों में से जो आपको समझ आई है, जो आपको आसान दिखती है उसको, तो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज बीटा 0.44 ग्राम। A 0.5 mole of magnesium burns with excess oxygen. How much magnesium oxide is formed? Very beautiful question. Very beautiful question and very simple question. Look at this. You have the equation. We have the next question. You have the equation magnesium react with oxygen and we have magnesium oxide. Student, this one is an equation, but this is not the balanced chemical equation. We need balanced chemical equation. उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहां पे 2 लोगे, ये भी आपके पास 2 आ गया। अब वो क्या कहता है, वो कहता है ऑक्सीजन इज इन एक्सेस। अगर रिएक्टेंट्स में से कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में होगा, दैट इज नॉन लिमिटिंग, तो ये एक्सेस में है।
अगर एक्सेस में है तो फिर ये ऑक्सीजन नॉन लिमिटिंग है। तो ये फिर क्या हो गया, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम यहां लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा इसका फैसला मैग्नीशियम करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि वेरी वेरी सिंपल। अब ना हमारे पास देख लो, ये मेरे पास मैग्नीशियम है Mg और ये मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, वो कहता बताओ अगर आपके पास मैग्नीशियम 0.5 मोल होगा तो बताए मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा। मैं पहले ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प लेता हूं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मुझे क्या कह रही, वो कह रही जनाब अगर आपके पास 2 मोल्स मैग्नीशियम है, अगर आपके पास 2 मोल है तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कितना बनेगा, 2 मोल। 2 मोल। अब आप तरतीब देखते जाना, तरतीब देखते जाना। मैंने ये जानना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बना, उसके लिए मुझे मैग्नीशियम दिया गया 2 मोल्स, ठीक है, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन मुझे। अब ना मैंने पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट को चूज किया, वो मैग्नीशियम आया। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा वो मुझे लिमिटिंग रिएक्टेंट बताएगा। मैंने मैग्नीशियम लिया, इसने बताना है मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा। पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो क्या कह रही है, वो कहती है कि अगर ये 2 मोल होगा तो ये भी 2 मोल बनेगा। तो क्या आपके पास 2 मोल है मैग्नीशियम, नो, वी है 0.5 मोल। अगर ये 2 है तो ये 2 बनेगा, ये 3 है तो ये 3 बनेगा, ये 5 है तो ये 5 बनेगा, और अगर ये 0.5 है, 0.5 है तो ये भी मेरे पास कितना बनेगा, 0.5। इसका मतलब है इफ वी हैव 0.5 मोल ऑफ मैग्नीशियम वी विल हैव 0.5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ऑप्शन कहते हैं जनाब हमें मोल नहीं चाहिए, वी नीड मैस। अब आपको पता है ना कि नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मैस दैट इज इक्वल टू n इंटू कैपिटल M। अब मेरे पास मुझे मैस चाहिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मुझे उसके मोल दिए गए, तो मैं क्या करूंगा, मैं मोल जो है ना 0.5 इसको इसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मोलर मैस में कहां से लाऊं, कोई पर इसमें प्रॉब्लम वाली कौन सी, मैग्नीशियम कितना होता है 25, ऑक्सीजन कितना होता है 16, दोनों को ऐड करो तो आपके पास कितना हो जाएगा 40। तो आपने 0.5 को 40 से मल्टीप्लाई करें। अब आप कहेंगे नाउ वी नीड कैलकुलेटर, देयर इज नो नीड ऑफ एनी कैलकुलेटर। ये 40 का हाफ कर लो, 40 का हाफ कर लो, वो 20 आ गया, ये आपका आंसर आ गया 20 ग्राम, ये आपके पास। अब ये जो सारी मैंने आपको बातें बताई ना, अब आप इसको सब बातों को अब्जॉर्ब करो, डाइजेस्ट करो, और इस जैसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू मस्ट आंसर। स्टूडेंट, फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज 20 ग्राम, I mean Charlie. The reactant which is consumed earlier and gives least quantity of product is called option A oxidizing agent, B limiting reactant, Charlie reductant and delta non limiting reactant। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू। मैं कई पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, मैं कई बातें आपको, मैं समंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने ये टॉपिक्स FSC में पढ़ा है, अगर आपने ये टॉपिक ऑनलाइन या किसी कॉम्पिटेंट एकेडमी में पढ़ा है, आपने कॉन्सेप्ट, आपने नोट्स डेवलप कर लिए हैं, आइए उन नोट्स को हम कूजे में बंद करते हैं और फिर उससे देखेंगे कि वो जो आपने बातें, कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं, वो MCQ को सॉल्व करने में आपकी कैसे, यानी आपके कॉन्सेप्ट, आपकी क्रैमिंग, उन सब को आज अप्लाई करने का वक्त आ गया। देखो मेरे पास है यहां पे लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं अपने ना लेक्चर्स में ना ये बात बार बार बोलता हूं, मैं कहता हूं खुदारा आप इनके ना मीनिंग्स तो देखो, खुदारा इनके मीनिंग तो देखो, ये क्या कह रहा है, आपको बड़ी हद तक बातों की समझ आनी शुरू हो जाएगी। वो एंड पे ना रिएक्टेंट्स नहीं लिखा, रिएक्शन नहीं लिखा, मैंने रिएक्टेंट लिखा है, रिएक्टेंट यानी ये वाले, इनमें से कोई एक, उसकी मैं बात कर, रिएक्टेंट्स नहीं है, रिएक्शन नहीं है। लिमिटिंग, लिमिट रोक देना, सीज करना, स्टॉप, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन को सीज करता है, हम उसे कहते हैं लिमिटिंग, जो रिएक्शन को सीज करता है। अब बातों देखते जाना, 5-6 पॉइंट्स बोलूंगा, अपनी मर्जी लिखो, उसको याद करो, जो आपके कंसेप्ट के साथ टैली करते जाओ। अगर साथ मैच करते जा रहे, अब्जॉर्ब करते जाओ, अगर कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है तो अपना कंसेप्ट उसको कुर्बानी दो, ये बातें ज़हन में बिठाओ। देखो मेरे पास ये A + B है,
इट गोज टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट की बात ही नहीं करूंगा। जब हम इन दोनों में से ना लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करते हैं तो हम लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन रहते हैं, जब हम यील्ड की बात करते हैं तो फिर हम प्रोडक्ट की साइड पे, राइट साइड ऑफ द, और ये दोनों जो है ये स्टोइचियोमेट्री की एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, अब जरा देखना, ये मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, इनमें से क्या कोई एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है? तो वो कहते हैं वेरी सिंपल, आपने देखना है कि जब ये रिएक्शन हो रहा है तो इन दोनों में से पहले कंज्यूम कौन हुआ? अर्लियर कंज्यूम। पहली बात जो आपने याद रखनी है कि जो अर्लियर कंज्यूम हुआ, कंज्यूम्स, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, पहली ये गुफ्तगू आ गई, जो अर्लियर कंज्यूम हुआ वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। और दूसरी बात, आप कहते हैं जी हमें नहीं पता चलता कौन अर्लियर कंज्यूम हो रहा है, कोई और तरीका है लिमिटिंग रिएक्टेंट के आइडेंटिफिकेशन का, पहचान का? है वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट काम बनाता है, प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, हम उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये दो बातें तो ज़हन में बिठाना, ये दो बातें अब्जॉर्ब हो गई तो हम आगे की तरफ चल पड़े। अच्छा, जो जल्दी कंज्यूम हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट, या दूसरा तरीका, हमें नहीं पता चला कौन जल्दी कंज्यूम हो रहा है, चलो दूसरा तरीका ले लो, जो प्रोडक्ट कम बनाए उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। और एक और बात ज़हन में रखना, प्रोडक्ट बनता, ये मैंने बातें बोलनी है, प्रोडक्ट बनता भी उतना है जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता है। प्रोडक्ट बनता भी उतना है, ये बात आपने ना यहां उर्दू में लिख लो, प्रोडक्ट बनता भी उतना है जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता है, ये बात लिख लो। अच्छा, नेक्स्ट आओ, अगली बात है खूबसूरत आ गई, अगर दोनों रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली कंज्यूम हो, व्हाट डू यू मीन बाय साइमल्टेनियसली? एक ही वक्त में अगर दोनों रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली कंज्यूम हो, देन विच विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट? आंसर है नो विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। नो विल, लुक एट दिस, H2 plus O2 goes to H2O. This is the chemical equation, but here I need the balanced chemical equation. बैलेंस के लिए आप इधर लिखेंगे 2H2, और ये मैं अभी इन चक्रों में नहीं पढ़ूंगा कि कैसे किया है, ये आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि आप ना 2 मोल हाइड्रोजन लो, कहां कहती है? ये लिखा नहीं 2 मोल, 1 मोल ऑक्सीजन लो, यहां लिखा है 1। जो बीना है उनको नजर आता है, जो ना बीना है उनको नजर नहीं आ रहा। बीना लोगों को, नजर वालों को, उनको नजर आता है कि यहां 1 लिखा हुआ है, और इट फॉर्म्स अ 2 मोल। ये मैंने लिखा इन सेंस ऑफ मोल। अच्छा, मैं इसके सेंस में चले जाओ, ये आपके पास 2 मोल हाइड्रोजन मीन 4 ग्राम हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन मीन 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब इसको छेड़ लें, ठीक है 36 ग्राम। अब जरा सुनना, अगर मैं आपसे कहूं, मेरा क्वेश्चन है, अगर आपसे मैं कहूं कि बेटा जी यू हैव 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, बताओ अगर मैं इतनी अमाउंट लूं, इतनी अमाउंट लूं, तो फिर इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा? आपका आंसर फौरन आना चाहिए, सर अगर आप इतनी अमाउंट लेंगे, इनमें से कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। क्यों जी? क्योंकि अगर आप इतनी अमाउंट्स में दोनों रिएक्टेंट्स लेते हैं, दे विल कंज्यूम साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में कंज्यूम होंगे, देन नो विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं सारी बात को ना समराइज कर देता हूं, और मैं आपके लिए आसानी पैदा करता हूं। आसानी क्या है? आसानी ये है कि जब ये जो मैंने लिखी है ना, ये वाली वैल्यूज, these are according to balanced chemical equation. The amounts of reactants or products which are according to balanced chemical equation, they are called stoichiometric amounts. अब अगली बात क्या करी? मैंने क्या कहा? The amounts of reactants and products according to balanced stoichiometric amounts. When the reactants are in stoichiometric amounts, then no will be limiting reactant. तो फिर उसमें कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। एक और पॉइंट, मैंने कहा ना मैंने आपको 6-7 पॉइंट बताने हैं, अब गिनते जाना। एक और पॉइंट, आपके पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, A प्लस B गोज टू प्रोडक्ट। अब 2 रिएक्टेंट है, इनमें से एक रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस में है, ये A जो है इट इज इन एक्सेस। अगर एक रिएक्टेंट एक्सेस में होगा तो फिर जो दूसरा होगा दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर एक एक्सेस में है
ये बात नोट कर लेना। अगर एक एक्सेस में है देन द अदर इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। और एक और बात वो भी पॉइंट नोट कर लो, जब आपके पास दो रिएक्टेंट्स हों, उनमें से एक रिएक्टेंट्स बहुत कॉस्टली हो, बहुत महंगा हो, एक्सपेंसिव हो, यू हैव टू रिएक्टेंट्स, और आपको पता है कि मैं प्लाटिनम का रिएक्शन करवा रहा हूं, मैं गोल्ड का रिएक्शन करवा रहा हूं, मैं रिएक्शन में जो रिएक्टेंट एक मेरा वो बड़ा एक्सपेंसिव है, मैं उसे ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं कहता हूं मेरा वो सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो भाई आप काम ये करें, आप उस एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर लें। यानी आपने काम क्या करना है, आपने एक्सपेंसिव रिएक्टेंट उसको आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर लेना। और एक और बात ज़हन में रखना, वो मैं रिवाइज कर रहा हूं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट कभी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई नहीं होता, रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई नहीं होता, ये हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई होता। ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई, इनको आपने ज़हन नशीन करना है। और फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज बीटा लिमिटिंग रिएक्टेंट। If 500 centimeter cube of ethane, that is also the acetylene, is burnt in the presence of oxygen, how much volume of oxygen is required at RTP for complete combustion? आज मैं फिर बोलने जा रहा हूं कि जब तक आपको स्टेटमेंट की समझ नहीं ना आएगी, आप आंसर नहीं दे पाएंगे। स्टेटमेंट समझ आ गई, आपके ज़हन के अंदर एक स्केच बन गया कि मैंने किस तरह इसके आंसर की तरफ बढ़ना है, काम हो गया। अब जरा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, मैं 2 पॉइंट्स आपको समझाऊंगा। मुझे ना एसिटाइलिन की कंबस्शन की इक्वेशन चाहिए, वो आप लोगों ने पढ़ी होती है। देखो मेरे पास ये एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन C2H2, 2 नाम हैं, एसिटाइलिन भी इथाइन भी, जो आपका दिल करे, प्लस O2 एंड वी गो टू CO2 एंड वाटर। अब इसको बैलेंस करें, बैलेंस नहीं करोगे तो मैं तो एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकता ना। बैलेंस मैं तो अब तेज़ी से करूंगा, ये 2 है, ये 5 है, और ये आपके पास 2 2 ज़ार 4 है, और 2 2 ज़ार 4, ये आपके पास 2 आ गया, ये बैलेंस्ड आ गया। एक तो ये नुक्ता आपके जहन में बैठ जाए। दूसरा नुक्ता ये है कि ये जो मैं मोलर वॉल्यूम की बात करता हूँ ना, VM मोलर वॉल्यूम, बेटा जी अगर हम इसको STP पर लेना तो ये हमारे पास 22.414 या DM क्यूब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, या 22414 सेंटीमीटर क्यूब इसकी, मीटर क्यूब में खुल। लेकिन जब मैं RTP, इन दिस क्वेश्चन वी आर द कंडीशंस आर RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब टेम्परेचर 0 नहीं है, 25, प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर ही है। अब ना जब आप RTP पर लेते हैं ना 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, वो फिर इतना नहीं होता, दैट इज 24 DM क्यूब या 24,000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे ना इसको डील करना है, अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको ये इथाइन दिया गया, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। वो कहता है कि अगर आपके पास 500 सेंटीमीटर क्यूब इथाइन हो तो बताएं उसके साथ ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम यूज होगा। हाँ यस, नो प्रॉब्लम। अब देखो मेरे पास है ये इथाइन C2H2, साथ आ गया ऑक्सीजन। पहले ना आप इन सेंस ऑफ मोल बात करो। बेटा जी जरा बात को गौर से सुनना। अगर मेरे पास 1 मोल गैस हो, कोई भी, ये वाली 1 मोल गैस लिक्विड सॉलिड नहीं, अगर 1 मोल गैस होगी तो फिर 24,000 सेंटीमीटर क्यूब 1 मोल। अच्छा अगर मेरे पास 2 मोल गैस हो, वो कहते कोई बात नहीं, आप इस 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 24 का डबल हो गया 48,000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अगर आपके पास 5 मोल हो, 5 मोल गैस, अगर मेरे पास 5 मोल गैस है तो फिर बताओ RTP पर वो कितना वॉल्यूम। भाई आप 24,000 को 5 से मल्टीप्लाई करें, यानी 24 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 20, 0 2, 5 2 10 1, ये 1 2 1 2 0 और साथ आपके 1 2 3 ये सेंटीमीटर में, यानी 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात ज़हन में बिठाओ। मैं ना आसान करके आपको अब असल नुक्ते की तरफ आओ। अब क्या कहती बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही, वो कहती है कि अगर आपके पास इथाइन 2 मोल होगा, 2 मोल,
अब मैंने क्या करना है, मैं कहता हूँ इथाइन 2 मोल तो ठीक है, मैं तो वॉल्यूम के सेंस में बात कर रहा हूँ। 2 मोल का मतलब है इतना 48,000। अगर मेरे पास ये 48,000 इथाइन है, ये सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑक्सीजन साथ कितना यूज होगा, 5 मोल। अब 5 मोल का मतलब क्या हुआ, 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब। इट्स ओके। मैं मोल को मैंने पहले ही वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, ये बात ध्यान में रखनी है। इतने का मतलब है ये 5 मोल आ गया। अच्छा जी, अब सवाल ये आया, जनाब आप छोड़ें, आपके पास इथाइन है कितना? स्टेटमेंट कहती है हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब ये कितना बनेगा, वो तो सिंपल कैलकुलेशन आ गई ना। वो कैसे, ये 1,20,000 ओवर 48,000 मल्टीप्लाई बाय 500। तो इन 3 जीरो से ये 3 जीरो गई, ठीक है। अब ना 12, ये 12 से आप इसको काट लें। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48 और 12 1 ज़ा 12 और ये 10 आ गया। अब 4 और इसे अच्छा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, अब 2 1 ज़ा 2 और ये आपके पास कितना आएगा, बोला 2 1 ज़ा 2 है तो ये आपके पास 250 आएगा। अब 250 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 250 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10, 2 12, यानी इसका मतलब हुआ कि ये मेरे पास आएगा 1250 सेंटीमीटर क्यूब, और यही मेरा आंसर। लुक एट दिस, योर आंसर इज चार्ली 1250 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो, nitrogen plus 3 hydrogen goes to ammonia. How many moles of nitrogen are required for synthesis of 4 moles of ammonia? ये जरा इस क्वेश्चन पे आओ, वेरी सिंपल, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक है ना, वो बहुत आसान सा। स्टूडेंट मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन में मुझे ये इक्वेशन दी गई है, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन, बैलेंस के बगैर तो मैं बढ़ूंगा ही नहीं ना, और इरिवर्सिबिलिटी, और ये आपके पास 2NH3 आ गया, ये आ गया, ये रिएक्शन है। अब वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि अगर आपके पास नाइट्रोजन जो है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 4 मोल ऑफ अमोनिया। मैंने 4 मोल अमोनिया बनाना है, मुझे इसके कितने मोल चाहिए, मोल चाहिए। दिस वन इज अ काइंड ऑफ मोल रिलेशनशिप, मोल रिलेशनशिप। स्टूडेंट जो चीज आपको चाहिए होती है ना, उसको आप यूं डील किया करो। ये आपके पास है अमोनिया NH3 और ये आपके पास आ गया नाइट्रोजन, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है कि अगर आप 2 मोल अमोनिया बना रहे हैं, उसके लिए हमें नाइट्रोजन कितना चाहिए, 1 मोल। अच्छा, पहले मैं ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आगाज करता हूं, वो मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बात को आगे करने का। अगर 2 मोल अमोनिया बनाना है, उसके लिए मुझे नाइट्रोजन कितना चाहिए, 1 मोल। 2 का 1/2 है, 2 का 1/2 है, ये बात ज़हन में रखनी। और अगर आपने 4 मोल अमोनिया बनाना है तो 4 का हाफ कितना होगा, 2 मोल। तो वी नीड 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। वेरी सिंपल अप्रोच, मोल रिलेशनशिप। स्टूडेंट फॉर दिस क्वेश्चन आवर आंसर इज बीटा 2. When benzene is burnt in free supply of air, it is completely oxidized to carbon dioxide and water. If 78 gram benzene react with 240 gram of oxygen, the limiting reactant is benzene, oxygen, both are consumed, completely consumed, can't predict. अब इसमें क्या ऑप्शन आएगा, जरा देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन डेवलप करनी है, फिर मैं अगली गुफ्तगू करूंगा, फिर मैं आपको कहूंगा क्या गिवन है, क्या मालूम करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मेरे पास है ये क्वेश्चन और स्टूडेंट इसमें बेंजीन C6H6 बेंजीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ और मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना कार्बन डाइऑक्साइड बना, मेरे पास वाटर बना। ये वी नीड अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। फॉर बैलेंस थोड़ा सा आपको ना इसमें ना बड़ा मोहतात होना पड़ेगा। वो क्या, here we have 6 carbon and we put 6 here, so 6 carbon. Here we have 6 hydrogen, we put 3 here, 3 2s are 6 hydrogen. In both sides the number of carbon and hydrogen atoms are equal. And now we move towards the oxygen. Look at this, 6 2s are 12 and 3 15.
We have 15 oxygen atom on right hand side of the equation. We have to accommodate 15 here. I will put 15 by 2. 15 by 2. 15 by 2. 15 by 2 is also called, 15 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें 7.5 आएगा। 7.5 को मैं 7.5 भी कह सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप यहां पे 15 by 2 लेते हैं या 7.5 लेते हैं, 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, और इसका मतलब है कि 15 ऑक्सीजन पर इधर हो जाएंगे। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब पूछा यह गया है कि अगर आपके पास ये 78 ग्राम हो, ये 240 ग्राम हो, तो बताओ इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, तो मैं कहूंगा वो रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट विच अर्लियर कंज्यूम, और वो रिएक्टेंट अर्लियर कंज्यूम हो वो लिमिटिंग है, और जो अभी कुछ पड़ा है वो नॉन लिमिटिंग है। हमने लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग के चक्कर में पड़े। देखो मैं पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करता हूं। मेरे पास है C6H6, व्हाट इज दिस, बेंजीन। मेरे पास इधर ऑक्सीजन, मैं दोनों को कंपेयर करता हूं। अब देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि अगर आपके पास 1 मोल बेंजीन होगा, ये 1 मोल होगा, तो इसके साथ 15/2 मीन 7.5 मोल ऑक्सीजन। अगर आप दोनों को इतनी मिकदार में लेते हैं तो दोनों साइमल्टेनियसली कंज्यूम होंगे, दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएक्टर नहीं होगा। आपके पास कितना है बेंजीन, भाई मोल तो नहीं है। मेरे पास जो बेंजीन है ना वो 78 ग्राम है। अच्छा तो मोल बना लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन 78/70। ये 78 कहां से आया नीचे वाला, दैट इज द मोलर मास ऑफ बेंजीन। अगर आप इसको कट करेंगे द आंसर विल बी 1। इसका मतलब है अगर आपके पास 1 मोल बेंजीन हो, अच्छा ऑक्सीजन कितना है, वो 240 ग्राम है। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 आपके पास 240 डिवाइडेड बाय 32। आप इसको कट कर लो, आप ना 4 पे कट करें, 4 पे 8 4s are 32, 6 4s are 24, और ये 0 आ गया। अब आप इसको फिर मजीद 4 पे आप कर लें, 2 पे कर लें, 2 4s are 8, और ये आपके पास 30 आ गया। फिर 2 पे कर लें, 2 2s are 4, 2 50s are, अब आपके पास 15/2 आ गया, दैट इज कॉल्ड 7.5। ये 7.5, ये बात तो वही आ गई। इसका मतलब है ये जो गिवन अमाउंट है ना 78, ये 1 मोल है, और ये 240 ग्राम जो है दैट इज 7.5। इसका मतलब हुआ कि अगर आप ये वाला जो मैंने वैल्यू लिखी ना, दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। और मेरा सेंटेंस क्या है, व्हेन द रिएक्टेंट्स, दीज आर द रिएक्टेंट्स, व्हेन द रिएक्टेंट्स आर इन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट, the amount according to Balanced chemical equation, when the reactants are in stoichiometric amount, then no will be limiting reactant, दोनों at a time ही कंज्यूम हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास the correct option is C, both are consumed, completely consumed. Calculate amount of water formed when 8 gram of methane is burnt in excess of oxygen। देखें मैं ना आगाज ही मेरा जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से होगा। दिस वन इज मीथेन CH4। जब आप इसको ऑक्सीजन में बर्न करते हैं आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बना, आपके पास वाटर बनता है। इसको बैलेंस कर लो, और ये मशहूर ज़माना इक्वेशन है CH4 + 2O2 CO2 + 2H2, ये आपके पास बना। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 8 ग्राम मीथेन हो तो बताएं वाटर जो है, वाटर, ये ऑप्शन देखेंगे ना तो मैस ऑफ वाटर दिया गया, तो बताओ मैस ऑफ वाटर ये कितना हासिल होगा। ये अब एक मेरी बात को ज़हन में रखना है। अब वो कह रहा है कि जब आप मीथेन को बर्न करवाते हैं तो जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन इट इज इन एक्सेस, ये एक्सेस में है। मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं कहता हूं इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस दैट इज नॉट लिमिटिंग रिएक्टेंट, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो एक्सेस वाला है वो नॉन लिमिटिंग है, जो दूसरा है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग है। इसका मतलब है इस केस में जहां पे ऑक्सीजन एक्सेस में है देन मीथेन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये एक पहचान होगी, मैंने आपको बताई। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट इज द वाटर, कितना बनेगा, जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाएगा। अब जरा देखो मेरे पास मीथेन
और वाटर, मैं दोनों की रेशो लेता हूं। अब जब दोनों की आप रेशो लेंगे ना, पहले मोल की सेंस में बात करो, इट इज 1 मोल and we have 2 mole of water. If you have 1 mole of methane, it will produce 2 moles of water. 2 moles of water. आप ना मैं एक और भी बात समझाना चाहता हूँ। जो बहुत क्लेवर स्टूडेंट है वो कहते हैं सर हमें मोल के चक्कर में क्यों डाल रहे हैं, अब डायरेक्ट मैथ्स मालूम करना है ना, तो अब मैथ्स के सेंस में बात कर लें तो ठीक है कर लें। 1 मोल मीथेन कितना होता है 16 ग्राम, ना लिखो ये आपको, ये 16 ग्राम और 2 मोल वाटर कितना होता है, ये 36 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 1 मोल मीथेन यानी 16 ग्राम मीथेन होगा, इट विल प्रोड्यूस 2 मोल मीन 36 ग्राम ऑफ वाटर। और अगर आपके पास 8 ग्राम मीथेन होगा तो फिर ये कितना बनेगा। अब जरा देखो एक तो ये तरीका है ना, तरीका क्या है 36 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 8। अब लगे रहो इसको सॉल्व करो। दूसरा तरीका क्या है, 16 का हाफ 8 है, 16 का हाफ 8 है, 36 का हाफ 18 है। इन चक्रों पे मेरे से नहीं पढ़ा जाता, मैं तो यूं ही काम करूंगा। एंड माय आंसर इज 18 ग्राम वाटर। लुक एट दिस, द ऑप्शन इज बी 18 ग्राम। इन द रिएक्शन 4 ammonia plus 5 oxygen goes to 4 NO nitric oxide and 6 water. When 1 mole of ammonia and 1 mole of oxygen are made to react to completion, then we have 4 options. मैं पहले आपको समझाऊंगा फिर मैं ऑप्शन की तरफ आऊंगा। पहली बात, मुझे ना इक्वेशन बैलेंस लिखी हुई है, मेरा एक तो मसला हल हुआ ना जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि मैं इक्वेशन को बैलेंस कैसे करूं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं हम लोग। और वो क्या है कि 4 अमोनिया 4 NH3 प्लस आपके पास ऑक्सीजन क्या आ गया 5, और फिर आप किधर बढ़ते हैं, मेरे पास 2 चीज़ें बनी, NO बना 4 और वाटर बना 6, 4 NO एंड आई हैव 6 H2O। ये मेरे पास। अब ना आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास 1 मोल अमोनिया हो 1 मोल ऑक्सीजन हो तो फिर आगे वो कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो बताना है, ये भी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन आ गया ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये देखना है कि 1 मोल अमोनिया 1 मोल ऑक्सीजन जब हो तो दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, ये मैंने ढूंढना है। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं लेता हूं जी अमोनिया, मैं 2 तरह से ये बात आपको समझाऊंगा, और ये आ गया ऑक्सीजन। एक वो जो आम, जैसे मैं कहता हूं कि वो जो अर्लियर कंज्यूम हो गया वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो भी पड़ा रहा वो नॉन लिमिटिंग है, ये पहली बात। फिर मैं एक और भी आपको टोटका बताऊंगा, वो तो आला और जहीन बुलंद दिमाग के जो बच्चे हैं ना वो उसको पिक करते हैं। अच्छा देखो, पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन से बात, मैं तो आगाज ही वहीं से करता हूं ना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, मैं जरा सॉरी इनको मैं ना या यूं लिख लेता हूं, ये मुझे हेल्प आउट करेंगे। मैं इधर लिखता हूं O2, मैं इधर लिखता हूं NH3, अभी आपको पता चल जाएगा ना, थोड़ी सी ना कैलकुलेशन में आसानी हो जाती। अच्छा, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहते हैं, वो कहती है कि अगर आपके पास 5 मोल ऑक्सीजन होगी तो इट विल, इसके लिए 4 मोल अमोनिया इस्तेमाल होगी। ये 5 मोल ऑक्सीजन के साथ 4 मोल अमोनिया यूज होती है। अब आपके पास ऑक्सीजन कितनी 1 मोल, अगर 1 मोल ऑक्सीजन होगी तो अमोनिया कितनी यूज होगी, तो आप क्या कहेंगे 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1, 4/5 ये आ गया, यहां पॉइंट या 0 तो 8 5 40। तो इसका मतलब है कि अगर ये 1 मोल होगा तो फिर अमोनिया जो है वो 0.8 मोल यूज होगा। बेटा दी जरा गौर से सुनना। अगर आपके पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ने कह दिया, अगर आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन होगी तो उसके साथ 0.8 मोल अमोनिया यूज होगा। आपके पास अमोनिया है कितना, मेरे पास 1 मोल अमोनिया है, ये है ये, तो इसका मतलब है 1 मोल में से 0.8 1 मोल ऑक्सीजन के साथ यूज हो गया, बाकी आपके पास अमोनिया कितना बच गया, 0.2 मोल बच गया। ऑक्सीजन कितना बचा ना, वो तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। तो वो रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए हम उसे क्या कहेंगे, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये हमें एक आंसर मिल गया, ऑप्शन मिल गया। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा वो फैसला करेगा ऑक्सीजन, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट फैसला करेगा। अच्छा एक तो बात आ गई है
दूसरा, मैं जो कह रहा था कि आला अजहान इस बात को समझेंगे, आला अजहान जो बहुत जीनियस स्टूडेंट है वो कैसे निकालते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को, वो इस सारी कैलकुलेशन से कैसे बचते, वो चुटकी में आंसर की तरफ कैसे बढ़ते। वो वाला क्या करते, वो कहते जी हमारे पास अमोनिया है, यस, हमारे पास ऑक्सीजन है, यस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अमोनिया 4 है, ये 5 है, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। अगर 1 मोल इसका लें, 1 मोल इसका लें, अगर गिवन हो जैसे हमें दिया गया है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, ये ज़हन में रख लो, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है ऑक्सीजन के, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इस तरह आपके पास स्टूडेंट, अगर आप इसके आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो आंसर है बीटा, ऑल द ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। फॉर अ रिएक्शन A plus 2B goes to C, the number of moles of carbon, the number of moles of C formed by starting the reaction with 3 moles of A and 4 mole of B are। अच्छा, ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। मैं ना इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ना मैं दो बातें करूंगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? लिमिटिंग रिएक्टेंट वो है जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे। ये पहली गुफ्तगू आ गई। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन? जो प्रोडक्ट कम बनाएगा। अब मेरे पास ना एक है रिएक्टेंट ए, मैं देखता हूं ये सी कितना बनाएगा। मेरे पास एक रिएक्टेंट है बी, मैं देखूंगा ये सी कितना बनाएगा। ए और बी बोथ आर द रिएक्टेंट्स, और मैंने देखना है कि दोनों रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट कितना बना रहे हैं। दोनों में से जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट कम बनाएगा दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये पहली गुफ्तगू होगी। और अगला मैं गुफ्तगू क्या करता हूं, प्रोडक्ट बनता भी उतना है जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता है। ये दो बातें, यही तो सारा लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन मेरे पास क्या बला, मेरे पास मैं लिख देता हूं A + 2B goes to C, ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये क्या कह रही है, अगर A 1 मोल होगा तो C भी 1 मोल बनेगा, इट्स ओके। A 1 मोल C 1 मोल, A 2 मोल C 2 मोल, A 10 मोल C 10 मोल, जितने मोल A उतने मोल C बनेगा। अब आपके पास A है कितना? अगर आप स्टेटमेंट को देखो तो लिखा हुआ है कि A जो है ना ये आपके पास 3 मोल है। भाई 3 मोल है तो ये भी क्या बनेगा, 3 मोल बनेगा। ये तो पहली बात आ गई। एक रिएक्टेंट कहता है प्रोडक्ट बनता है 3 मोल। अब दूसरे रिएक्टेंट से पूछ लो, वो कहता है पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो, 2 मोल B होगा तो C कितना बना, 1 मोल, ये 1 मोल बना। 2 मोल B होगा तो C 1 मोल, 2 का 1 हाफ है, आधा बनता है। और अगर आपके पास स्टेटमेंट में क्या है, 4 मोल B होगा, अगर 4 मोल B होगा तो ये आपके पास कितना बनेगा, 4, 2 से 1 बना हाफ, तो 4 से कितना बना, 2 मोल बना। अब ना दो रिएक्टेंट आ गए, एक कहता है प्रोडक्ट 3 मोल बनता है, दूसरा कहता है नो प्रोडक्ट 2 मोल बनता है। तो ए और बी दोनों में से प्रोडक्ट कम कौन बना रहा है, बी बना रहा है। तो वो रिएक्टेंट जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा दैट इज कॉल्ड, इसका मतलब है बी इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। और अगली मैंने बात क्या की है, प्रोडक्ट बनता भी उतना है जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता है। तो प्रोडक्ट 3 मोल नहीं बनेगा, प्रोडक्ट आपके पास कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। एंड योर आंसर इज 2 मोल। ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट, अगर आप स्टेटमेंट को देखेंगे और आंसर की तरफ बढ़ेंगे, द आंसर इज 2 मोल्स, आई मीन ऑप्शन ए। Identify the type of yield that can be obtained through experiment. Very simple. मैं इसमें क्या, 3 किस्म की yield है ना। क्या पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं जी थ्योरेटिकल yield, एक्चुअल yield, परसेंटेज yield। थ्योरेटिकल yield को हम कैलकुलेटेड yield भी कहते हैं, थ्योरेटिकल yield को हम एक्सपेक्टेड yield भी कहते हैं, और जो एक्सपेरिमेंट के दौरान yield आती है, एक्सपेरिमेंटल yield, उसको हम एक्चुअल yield भी कहते हैं। योर आंसर इज चार्ली, एक्चुअल yield। 7 grams of calcium oxide is produced if 50 grams of calcium carbonate is roasted. Find percentage yield. मैं ऑप्शन की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। स्टूडेंट, मेरे पास ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमने परसेंटेज यील्ड इसको फाइंड आउट करना है। और परसेंटेज यील्ड के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए, जिन्हें मैं कहूँगा at multiply by 100, at multiply by 100। क्या मतलब actual yield that is also called the experimental yield,
over theoretical yield, that is called calculated yield और expected yield. ये दो चीजें चाहिए, ये मेरे पास फार्मूला है. अब इक्वेशन पे आ जाओ. इक्वेशन मुझे कह रही है कि यू हैव कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी. कैल्शियम कार्बोनेट इट गोज टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ये हमारे पास आ गया. स्टूडेंट अब अगर आप इसमें देखेंगे, मैं पहले इसके साथ कुछ खेल लूं इक्वेशन के साथ. दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अब इसमें ना, इफ आई हैव 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आई हैव 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और ये मैं कार्बन डाइऑक्साइड से इतना डील इन करूंगा. मैं अपना मैथ्स के सेंस में बात करता हूं. अगर मेरे पास 100 ग्राम, ये 100 कहां से आया भाई, इसका ना मोलर मैथ निकाल लो. कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 48, इनको ऐड करो तो आपके पास क्या आएगा, 100 आएगा. अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल का मतलब है 100 ग्राम है, और कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल बना यानी 56 ग्राम बना. ये कैसे पता चला, ये कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, तो ये कितना बना, 56. अच्छा, अब कहा यह गया है कि यू हैव 7 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. 7 ग्राम, ये जो 7 ग्राम इसका वो बता रहे हैं ना, दैट इज एक्चुअल यील्ड. तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि परसेंटेज यील्ड दैट इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड, और एक्चुअल यील्ड आ गई 7 ग्राम. कहां से, स्टेटमेंट के अंदर. अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए थ्योरेटिकल यील्ड, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो मुझे चाहिए. अब ये मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मैंने उसको अकोमोडेट कर दिया. स्टेटमेंट कहती है कि अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम होगा तो प्रोडक्ट कितना बनेगा. आप देखो, अगर मेरे पास ये 50 ग्राम है, ये मेरे पास 50 ग्राम है, तो मैं अब क्या करूंगा, 100 से 50 मैंने हाफ कर दिया. अब मुझे इधर भी हाफ करना पड़ेगा, और हाफ करने का मतलब है मैं इसको 28 ले लूं. हाफ का मतलब क्या है, 56 को 2 पर डिवाइड करें तो आपके पास 28 आ जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 7 ग्राम था दैट इज द एक्चुअल यील्ड, और जो 28 ग्राम है दिस इज कॉल्ड द थ्योरेटिकल यील्ड. तो 7 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 100. मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं. ये देखें स्टूडेंट, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, और 100 बाय 4 आ गया, या 4 1 ज़ा 4, और 4 25 दैट इज द 100. तो आपके पास ये क्या आ गया, 25%. इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट आपका जो आंसर इसमें बनता है दैट इज 25% बीटा. 30 ग्राम ऑफ 2 प्रोपानोल was mixed with excess acidified K2Cr2O7 and boiled under reflux for 20 minutes. The organic product was then collected by distillation. The yield of product was 75%. What is the mass of product produced? Student, ये मेरे पास सारे का सारा जो है बज़ाहिर अगर आप देखेंगे ना, तो इतनी लंबी स्टेटमेंट ये बंदे का वैसे ही त्राण निकाल देती. पंजाबी में कहते हैं ना, वो बंदा पैर, ये मेरे से नहीं होगा. हालांकि इसके अंदर है कुछ भी नहीं. मैं ज़रा आपको समझाता हूं. इसमें ना हमारे पास दो चीज़ें हैं. मेरे पास ना 2 प्रोपानोल है स्टूडेंट, CH3 CH OH एंड CH3. दिस इज 2 प्रोपानोल. जब आप इसके ऑक्सीडेशन करवाते हैं बाय यूजिंग द K2Cr2O7 H2SO4, दिस इज कॉल्ड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो ये जो 2 प्रोपानोल है दैट इज स्कैंडी अल्कोहल. ये 2 प्रोपानोल है, 2 प्रोपानोल, दिस इज स्कैंडी अल्कोहल. और आप जानते हैं ना, जब स्कैंडी अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं इट कन्वर्ट्स इनटू कीटोन, और आपके पास कीटोन क्या बनेगा, कीटोन हमारे पास बनेगा CH3 C और CH3, और साथ में वाटर बनता है, वो मैं इधर लिख देता हूं, एंड दिस इज एसीटोन. अच्छा, ये मेरे पास है रिएक्शन. अब वो कहता है कि आपने ना परसेंटेज यील्ड बताएगी 75%, मैस ऑफ प्रोडक्ट बताना है, ये प्रोडक्ट कितना बना, एसीटोन कितना बना. यानी आपने काम क्या करना है, आपके पास आ गई चीज. पहले हम काम करेंगे परसेंटेज यील्ड, वही फार्मूला
दैट इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास आ गया। अब स्टेटमेंट को देखो, स्टेटमेंट में आपके पास है क्या, आपने वो कहता है जी 30 ग्राम इसको लेना है, मैं यहां पे लिखूंगा 30 ग्राम, आपने 30 ग्राम 2 प्रोपानोल को लेना है, इसको मिक्स करना है और इसको 20, वो सारी बात की गई है। आपके पास जो परसेंटेज यील्ड आ रही है ना, दैट इज 75%। ये 75%। मालूम क्या करना है, मालूम आपने करना है एक्चुअल यील्ड, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो आपके पास प्रोडक्ट कितना बना। अच्छा, इसमें ना स्टूडेंट जो आसान सा काम है, मुझे चाहिए परसेंटेज यील्ड, ओके 75% गिवन इन द स्टेटमेंट। मुझे चाहिए, मैंने मालूम करनी एक्चुअल यील्ड, मुझे क्या चाहिए, थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए। ये तो मैंने मालूम करनी है ना, ये तो मैंने मालूम करनी। अब थ्योरेटिकल यील्ड में कौन सा, थ्योरेटिकल यील्ड इज द यील्ड विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करूंगा। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है, कहते हैं कि अगर आपके पास 1 मोल 2 प्रोपानोल का होगा तो 1 मोल एसीटोन बनेगा, 1 का 1 मोल। अच्छा, मैं ना मोल में बात नहीं करता, मैं मैथ में कर देता हूं, आसानी हो जाएगी ना। आप इसका मोलर मैथ निकाल लें और आप देखो कि ऐसे 2 प्रोपानोल का 1 मोल कितने ग्राम होता है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन आपके पास C3, आपके पास 3 4 3 7 और 1 8 H8 और आपके पास आ गया O। ये आपके पास, अब इसमें देखो 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 3 36, 36 प्लस 8 प्लस 16। अगर आप इनको ऐड कर लोगे ना तो ये आपके पास 60 बन जाएगा। ये आपके पास आ गया 60। अगर आपके पास 6, दोबारा देख लो, ये 3 कार्बन है और आपके पास हाइड्रोजन 3 3 6 7 और 8, तो 3 कार्बन आपके पास 36, 8 हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन 1 8 और ऑक्सीजन आपके पास 1 है, वो 16 हो गया। तो अब आप इसको ऐड कर लो, तो जब आप ऐड करेंगे ना तो आपके पास 60 आंसर हो गया। इसका मतलब है 1 मोल 2 प्रोपानोल 60 ग्राम है। अगर 1 मोल ये होगा तो एसीटोन भी 1 मोल। अब इसमें देखना, ये होता है 58 ग्राम। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चल, फिर आपने कैलकुलेट भी नहीं किया। देखो, जब मैं प्रोपानोल से 2 प्रोपानोल से एसीटोन की तरफ जाता हूं ना, एक ये हाइड्रोजन खत्म हो गया, एक ये हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन खत्म हो गए, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन कम हो गए। अगर ये 60 ग्राम है, 2 हाइड्रोजन कम करो तो कितने रह गया, 58। अब बात क्या बनी, मैं क्या जानना चाहता हूं, मैं थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं कि अगर आपके पास 1 मोल यानी 60 ग्राम 2 प्रोपानोल होगा, 1 मोल यानी 58 ग्राम एसीटोन बनेगा। और अगर ये 30 ग्राम होगा, मैंने क्या किया, इसका हाफ कर दिया, तो फिर आपके पास इस 58 का जो हाफ आएगा, 58 का हाफ आएगा तो ये 29 बन गया। कैसे, ये 58 है ना, हाफ का मतलब 2 पे डिवाइड करो, तो 2 2 4 2, ये 1 18, तो 2 9 18। अच्छा, अब आपके पास क्या बना, परसेंटेज यील्ड वो आ गई। परसेंटेज यील्ड आपके पास कितनी है, दैट इज 75। और ये आपके पास एक्चुअल यील्ड कितनी, एक्चुअल यील्ड स्टूडेंट ये हमने मालूम करनी है, एक्चुअल यील्ड। और थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास कितनी आ गई, 29 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको ना डील कर लो, एक्चुअल यील्ड को एक तरफ रखो, मैं AY कह देता हूं, एक्चुअल यील्ड दैट इज इक्वल टू, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा 75 मल्टीप्लाई बाय 29 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको देख लो ना, अब 25 से करो, 25 3 70 और 25 4 100, ये हो गया। अब 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये बनेगा 29 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 3 27, 2 3 2 6, 6 और 2 8, ये आपके पास क्या आ गया, 87 डिवाइडेड बाय 4। अब आप इसको आगे ना सॉल्व कर लें तो आपके पास स्टूडेंट 87 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 8 7, 4 1 4, आपके पास कितना बचा, यहाँ आपके पास आ गया 3 और यहाँ 0, 4 7 0 लगा दिया, 4 7 28, ये 7 और आपके पास 2 और ये 5 आ गया, 21.75%। अब जरा ना 21.7 ग्राम, वी वांट टू नो द एक्चुअल यील्ड मस्ट बी इन ग्राम, 21.75 ग्राम। तो हियर द आंसर इज चार्ली, 21.75 ग्राम।
Efficiency of a chemical reaction depends upon option A, greater amount of product, B, lesser amount of product, C, greater amount of reactant, D, less amount of reactant. Answer is very simple. केमिकल रिएक्शन में जितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हासिल होगी उतनी एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी. मैं आई विल से द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. सो द आंसर इज A, greater amount of product. If the reaction of 9 gram of glucose C6H12O6 produces 3.3 gram of carbon dioxide, what is the percentage yield? No, very simple question. No problem. First of all, I have to develop the chemical equation. वो लिखी हुई है, उसमें प्रॉब्लम ही कोई नहीं. स्टूडेंट आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास है ग्लूकोज C6H12O6. C6H12O6 जब ये डिकम्पोज हुआ, इट प्रोड्यूसेस द 2C2H5OH प्लस 2CO2. ये आपके पास इक्वेशन है. अब यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज यील्ड. वही परसेंटेज यील्ड के लिए मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट? परसेंटेज यील्ड के लिए मुझे चाहिए एट इंटू 100. मैं शॉर्ट कर रहा हूं. मुझे एक्चुअल यील्ड चाहिए, मुझे थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए. अब जरा स्टेटमेंट को देखिए. वो कहता है कि 9 ग्राम ऑफ, पहले मैं थोड़ा सा और काम कर लूं ताकि ना मैं समझा आसानी सकूं. ग्लूकोज, आपको पता है इसका मोलर मास क्या है? 1 मोल है ना, 1 मोल ग्लूकोज. ये आपके पास 1 मोल ग्लूकोज है और इधर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड. इन दोनों को वो कंपेयर कर रहा है. अगर आपके पास 1 मोल ग्लूकोज होगा, 1 मोल ग्लूकोज मीन 180 ग्राम. मैं इन सेंस ऑफ ग्राम बात करूंगा, मुझे यहां पे अमाउंट ग्राम में चाहिए. ये 180 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने? 2 मोल. 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 44, 2 मोल इसका मतलब 88 ग्राम आ गया. तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. इफ यू हैव 1 मोल आई मीन 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इट विल प्रोड्यूस 2 मोल आई मीन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब आपके पास कितना है? मेरे पास ना 9 ग्राम ग्लूकोज है. अगर मैं 9 ग्राम ग्लूकोज लूं तो बताओ मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? तो वेरी सिंपल. आप क्या करोगे? 88 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 9. 9 1 9, 9 2 18 और 0 आ गया. अब इसको इससे आप काट लें, 2 से कर लें. 2 10 और 44, फिर 2 पे कर लें. 2 5 और 22. इसका मतलब है 22 डिवाइडेड बाय 5. 22 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 20. आपके पास 2 आ गया. 0.054 20. तो आपके पास क्या आ गया? इसका मतलब है ये आपके पास 4.4 ग्राम आ गया. ये क्या है? दिस इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच आई कैलकुलेटेड. इसका मतलब है आपके पास परसेंटेज यील्ड के लिए मुझे चाहिए थ्योरेटिकल यील्ड आ गई एंड दैट इज 4.4. एक्चुअल यील्ड तो उन्होंने बता दी है ना, दैट इज 3.3. तो ये 3.3 आ गई. तो इनको कट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा. 11 से करेंगे, 11 3 और 11 4. अब 4 को इसे 4 1 4 4 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75%. और अगर आप इसको देखेंगे तो योर आंसर इज 75%. स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर. इसमें हमने स्टोइचियोमेट्री और उसकी एप्लीकेशन या लिमिटिंग रिएक्टर और यील्ड इसको डिस्कस किया. मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं. स्टूडेंट, इल्म फैलाने के इस अमल में, इल्म की रोशनी को घर घर फैलाने के इस अमल में आप मेरा साथ देंगे. हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, इल्म की चाहत वालों के तक पहुंचाएं. बेल आइकन इसको हिट करें और साथ ही साथ हमारा ना फेसबुक पे पेज है वाक एकेडमी, आप उसको भी फॉलो करें. उसमें हम ये तमाम के तमाम जो शॉर्ट्स हैं लेक्चर के वहाँ हम देते हैं. साथ ही साथ हम वहाँ वीडियो भी देते हैं. इंस्टाग्राम हमारा बहुत मशहूर है, आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करेंगे. जहाँ जहाँ भी इल्म की रोशनी होगी वाक एकेडमी यूट्यूब चैनल वहीं पे होगा. अल्लाह हमसे राज़ी हो. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.